दोस्तों नमस्कार। आजकल टीवी स्क्रीन और पूरे सोशल मीडिया पे नोटों के बंडल और अलमारियों के तस्वीरें छाई हुई हैं जिसमें नोट भरे हुए हैं। और बहुत सारे लोग इस बात से ताजुब कर रहे हैं कि इतने सारे नोट एक जगह कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी बात माने तो मेरा ये मानना है कि ऐसे अभी 100 खजाने और हैं। अब आप कहेंगे कि इसका आधार क्या है। चलिए आज की इस पूरी चर्चा में हम उस आधार को सामने रखते हैं और आंकड़ों के साथ ये चर्चा करते हैं कि क्या वास्तव में जो अभी उड़ीसा में हमें कैश देखने को मिल रहा है, क्या ये अपवाद है या ऐसी और घटनाएं आने वाले दिनों में आपको दिख सकती हैं। दोस्तों याद करिए, मई का महीना 19 मई को आरबीआई ने कहा था कि 30 सितंबर के बाद 2000 नोट की जो चलन है वो हम बाजार से बाहर कर देंगे। जिसके पास 2000 के नोट हैं वो वापस जमा करा दें बैंकों में। उसके बदले में आप दूसरी करेंसी ले सकते हैं या अपने अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं। 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी एक जो ओल्ड नोट पॉलिसी एक्सचेंज के तहत, जबकि ये कहा जाता है कि 5 साल पुराना अगर नोट हो जाए, आरबीआई ये मानता है कि वो नोट खराब हो गए हैं, हम उसको बदलना चाहते हैं। उस पॉलिसी के तहत 2000 नोट को वापस लिया गया था। 2000 का नोट डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। 1 नवंबर को आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा था कि जब 2000 के नोटों का चलन बंद कराया गया था उस समय बाजार में करीब 3.56 लाख करोड़ जो करेंसी थी वो 2000 के नोट में थी और 1 नवंबर 2023 तक करीब 97% करेंसी जो 2000 के रूप में थी वो वापस बैंकों में आ गई थी। 3% 2000 के नोट अभी भी, जो 3% की करेंसी जो 2000 के नोट के रूप में थी वो अभी भी बाजार में है। इसका मतलब ये है कि वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास की बात है। 10,000 करोड़ अमाउंट अगर बाजार में है और 2000 रुपए के नोट में है तो हमें यह समझना होगा कि वो जो करेंसी है उसका चलन बाजार में तो है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोडाउन में पड़ी होगी। जब ये रेड की फोटो आ रही हैं, आप इनको जरा ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको 2-2 हजार के नोट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड हुई है, आईटी की रेड हुई है, इसमें ज्यादातर नोट तो 500 के हैं जो बदलवा लिए गए हैं। क्योंकि अगर आप नोटों की स्थिति देखें तो बहुत सलीके से बांध के रखे गए हैं। ये वो नोट नहीं है जो तुड़े मुड़े हों, जो रिटेल मार्केट से धीरे धीरे इकट्ठे किए गए हों। ये नोट बल्क में इकट्ठे किए गए हैं और बल्क में स्टैक किए गए हैं। इसका मतलब किसी ना किसी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से इनको लिया गया है। क्योंकि जब बैंकिंग सिस्टम में इतने नोट गिनने में दिक्कत आ रही है, 40 मशीनें लगी हुई हैं और एसबीआई के हिसाब से करीब 176 बैग उनकी ब्रांचेस में पहुंचे हैं गिनने के लिए, और 3 दिन तक अगर बैंकिंग सिस्टम भी नहीं गिन पा रहा है तो ये तो बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि ये पूरा सिस्टम या पूरी जो करेंसी है ये रातों रात नहीं इकट्ठी हुई। इसको इकट्ठा होने में भी टाइम लगा है। इसका मतलब ये है कि अगर 2000 के नोट यहां मिले हैं और टोटल करेंसी मान लीजिए कि 300 करोड़ के आसपास है, जैसा भी आंकड़ा आ रहा है, इसमें अगर हम ये मान लेते हैं 10-20% 2000 के नोट है, मतलब 300 करोड़ में से हो सकता है कि उदाहरण के लिए 50 करोड़ रुपए 2000 की करेंसी के नोट में, तो 10,000 में से अभी आपके पास जो पैसा मिला है 2000 का वो सिर्फ 50 करोड़ मिला है। बाकी पैसा कहाँ है? वो पैसा भी इस देश की किसी ना किसी तिजोरी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पड़ा होगा। हो सकता है कि छोटे मोटे नोट लोगों ने, रिटेलर्स ने एज ए कलेक्टर्स आइटम रखे हों, लेकिन ज्यादातर नोट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तिजोरी में पड़े होंगे। लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि अब वो बैंक में नहीं जा सकते। ये नोट लीगल टेंडर हैं। अब
जब ये नोट वापस लेने की बात हुई थी मई में, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। 25 सितंबर का मेरा एक वीडियो है कि 2000 का नोट जाते जाते कमाल कर गया। आप मेरे वीडियो चैनल में जाके, इसी चैनल पे 25 सितंबर को एक बहुत पॉपुलर मेरा वीडियो हुआ था। ये एक दिन में 5 लाख लोगों ने देखा था। तब मैंने कहा था कि 2000 का नोट जाते जाते कमाल कर गया। और तब मैंने उस समय भी ये कहा था भारत सरकार को और बैंकिंग सिस्टम को और आरबीआई को कि इस बात पे नजर रखिएगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहां पे 2000 के नोट ज्यादा वापस आ रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि भारत में ब्लैक मनी के सोर्स कहां कहां है, और जहां पे भी ये आपको नोट जिन ब्रांचेस में ज्यादा मिले उसके आसपास आपको अपना सर्वेलेंस बढ़ा लेना चाहिए। वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वहां की जो गतिविधियां होती हैं उस जिले में, किस तरह से वहां काम होता है, अगर आप उन पे नजर रखेंगे तो आपको अपनी इनकम टैक्स पॉलिसी, आपको बाकी टैक्सेशन पॉलिसी और बाकी सुधार करने में मदद मिलेगी, ताकि इस देश में ब्लैक मनी का जनरेशन कम हो। ये मेरा उस समय सुझाव था। अब अगर आप आईटी डिपार्टमेंट की बात देखें तो उनका यह कहना था कि हमें बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि यहाँ पे ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था। और उसका कारण बहुत सिंपल है कि ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आईटी डिपार्टमेंट की नजर में आए थे जो आउट ऑफ बिल, मतलब बगैर रसीद के जिनका ट्रांजैक्शंस होता था। अब बगैर रसीद के ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा? ये आपको दो जगह से पता लगता है कि जब आपका पैसा कैश के रूप में ज्यादातर बैंकों में आता है, और दूसरा जब ट्रांसपोर्टर्स एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाते हैं और रसीदों में कुछ और लिखा होता है। बहुत सारी जानकारी आपको अपनी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस से मिल जाती है। लेकिन अब जो मैं चर्चा करने वाला हूं, मैं उन क्षेत्रों के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे ब्लैक मनी जनरेट करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। आप उनको मुख्य रूप से 2-3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो सेक्टर जहां पे अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है कि उत्पादन कितना हुआ और ट्रेडिंग कितनी हुई। उदाहरण के लिए माइनिंग का क्षेत्र। अब माइन में से कितना कोयला निकला, कितना रॉ मटेरियल निकला, कितना मार्बल निकला, कितना सैंड निकला, जहां जहां पे भी माइनिंग होती है और जहां पे ट्रकों से माल भेजा जाता है, रेलवे से नहीं, ज्यादातर माल ट्रकों से, और माइनिंग का काम होता है, वहां पे आपको अक्सर कैश ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, ब्लैक मनी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 100 गाड़ी माल बेचा, 100 ट्रक माल बेचा, कौन पता लगाएगा कि ये 100 था या 50 था या 20 था या 120 था? कोई तरीका नहीं। ये जिसने डिस्पैच किया सिर्फ उसको पता होता है। ये बात हमें समझनी होगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है, एग्रीकल्चर ट्रेड। बहुत सारे रूरल एरिया में, नक्सलाइट्स बेल्ट्स में, और जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ना इनकम टैक्स है ना जीएसटी है, तो कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना बिका, किसी को नहीं पता। किसान ने अपना माल छोटे व्यापारी को दिया, छोटे ने बड़े को दिया, बड़े ने उससे बड़े को दिया, उससे प्रोसेसर ने लिया, और चाहे वो एक्सपोर्ट हुआ हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन में आया हो, किसान और प्रोसेसर के बीच में जब तक वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता, जब तक वो प्रोसेसिंग में आता नहीं, जब तक उस पर जीएसटी नहीं लगता, जब तक वहां पे बिलिंग का सिस्टम नहीं है, किसान और पूरी वैल्यू चेन जब तक वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ नहीं जुड़ता, उसके बीच में कितना कृषि का माल आया, कितनी मिलावट हुई, कितना पानी मिलाया गया, कितनी मिट्टी मिलाई गई, किस तरह से वजन बढ़ाया गया, किस तरह से क्वालिटी का खेल हुआ, ये सब चीजें होती हैं कैश जनरेट करने के लिए। और इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसका सैंपलिंग भी लेंगे तो आराम से व्यापारी कह देगा जी ये तो रॉ मटेरियल है, अगर आपका क्वालिटी नॉर्म फिक्स नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम रिटेल में थोड़ी बेच रहे हैं, हम तो प्रोसेसर को बेच रहे हैं, और ये प्रोसेसर की जिम्मेवारी है कि उसकी क्वालिटी ठीक करे और कंज्यूमर तक पहुंचाए।
तो बहुत खेल होता है एग्रो ट्रेड में भी, इसीलिए जम के मिलावट भी होती है। अगर आज सरसों के तेल में जिसकी कीमत 160, 170, 200 रुपए लीटर है, अगर मैं उसमें सस्ता तेल मिला दूं, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल है या इंपोर्टेड पाम ऑयल है या इंपोर्टेड डीओ है, तो वो है 100 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, और मैं माल बेच रहा हूं 170 रुपए किलो। ये बीच में 50 से 100 रुपए तक का घपला जो होता है, इसकी कोई रसीद नहीं बनती और ये नेट कैश आपको मिलेगा। तो सरसों के खेल में भी आपको बहुत कुछ ऐसा खेल मिलेगा। तो माइनिंग का खेल, सरसों का खेल। एक और क्रॉप है जहां आपको खूब काम खेल मिलेगा, वो है तंबाकू का और सुपारी का धंधा, जिसको आप गुटखा और तंबाकू का धंधा कह सकते हैं। टोटली अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस, हाई टैक्सेशन बिजनेस। हर तरह के 2 नंबर के काम करने की पूरी संभावनाएं इस सेक्टर में हैं। आप इस पे नजर रखिए, आपको पता लग जाएगा कि हर गली नुक्कड़, हर जिले में कोई ना कोई तंबाकू गुटखा बेच रहा है, बना रहा है और धड़ल्ले से बिकता है। पूरा धंधा कैश का है। कितना कैश जनरेट, कितना टैक्स जनरेट हुआ आज तक हिंदुस्तान में गुटखा इंडस्ट्री से, और टोटल कंजम्पशन और प्रोडक्शन कितना होता है, कभी आप इसका असेसमेंट करेंगे तो आपके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो और बहुत बड़ा खेल होता है वो है एजुकेशन सेक्टर में। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनी फीस हुई, फीस के साथ कौन कौन से चार्जेस लगाए गए, कितना वाइट था, कितना ब्लैक था, बच्चों के लिए ड्रेस के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे, किताबों के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और हायर एजुकेशन में कैपिटेशन फी के नाम पे दुनिया भर के सरचार्जेस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लगा जाते हैं। अगर आप उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, वहां एक एक बच्चे से पूछेंगे कि भैया क्या क्या पैसे दिए, टोटल अगर उस इंस्टीट्यूशन का अगर आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज हिंदुस्तान में सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई बिजनेस है वो है एजुकेशन का। कहने को बिजनेस जो एजुकेशन है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। कोर्ट्स भी इस गलत फहमी में है कि एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज ए वेलफेयर ऑप्शन। मेरे ख्याल से इस धोखे में हमको नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन आज सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। अब आपको पसंद हो या नहीं, लेकिन हकीकत तो यही है। मेरा असेसमेंट ये है कि करीब 50% प्रॉफिट मार्जिन एजुकेशन में है, प्लस माइनस डिपेंड कि वह इंस्टीट्यूट कैसे मैनेज किया जा रहा है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका आता है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूमरी को लेकर। हाई एमआरपी प्रोडक्ट, हाई टैक्सेशन प्रोडक्ट, लो इनपुट कॉस्ट, पूरी संभावना है ब्लैक मनी जनरेट करने की। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि थोड़े समय पहले यूपी में जो रेड पड़ी थी वो परफ्यूमरी के यहां पड़ी थी। इस बार जो उड़ीसा में रेड पड़ी है वो अल्कोहल के यहां पड़ी। इन बातों को आपको देखना होगा। उम्मीद है कि भारत सरकार ने जब 2000 के नोटों को जमा करवाने की बात की थी, तो मेरा फिर निवेदन है कि उन सब ब्रांचेस का डेटा निकाला जाए और टॉप 200 ब्रांचेस की ढंग से स्टडी की जाए कि वो कहां है। आपको पता लग जाएगा कि वहां पे किन लोगों ने पैसा जमा कराया, वो किस व्यापार से संबंधित थे। जितना उन्होंने जमा कराया वो था जो वो आसानी से डिक्लेयर कर सकते थे। हो सकता है कई गुना अनडिक्लेयर्ड भी पड़ा हो। अब ये तो इंटेलिजेंस के ऊपर है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स की क्षमताओं के ऊपर है कि वो कैसे बाकी जो खजाने बचे हुए हैं 10,000 करोड़, मैं सिर्फ 2,000 रुपए की नोट बात कर रहा हूं। अगर ये मान लीजिए कि 2000 के नोट को अगर मैं 100 में भी बांट दूं और 10,000 की करेंसी बाकी है, तो 100 ठिकाने ऐसे होंगे जहां पे 100 करोड़ के 2,000 रुपए के नोट के बंडल मिल सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मिनिमम जो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि ऐसे 100 खजाने होंगे हिंदुस्तान में, और जहां पे जो आप उड़ीसा में देख रहे हैं ऐसे खजाने मिल सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी मैंने आपको बता दी। हो सकता है कि एक जगह पे 300 ना मिले,
ऐसा भी हो सकता है कि 10 जगह पे 30-30 मिले। अब ये काम तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, टैक्स डिपार्टमेंट का है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट की क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं। रास्ता मैंने बता दिया, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने बता दी। आप भी अपने पास आसपास अगर नजर घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके यहाँ भी कौन कौन से संभावित खजाने कैश के हो सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।